नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा चंद्रन और नवभारत की खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हो कि दिल्ली में जिस उम्मीद से लोगों ने भरोसा जताया था एक आम आदमी पर, जो अन्ना के आंदोलन से उभरा और राजनीति में आया, तब सभी लोग और साथ में साथ देश के युवा वर्ग भी उनकी ओर एक प्रस्थापित पार्टियों के लिए अच्छा विकल्प के तौर पर देख रहे थे। फिर क्या कुछ हो गया इन 10 सालों में, और क्यों अब उनकी जो बड़ी सी दीवार थी, जो शीश महल था, वो ढह गया। क्या वो बात है जो अब आने वाले समय में भारतीय राजनीति में एक अगला मोड़ भी लेके आएगी, क्योंकि अगर ये चुनाव केजरीवाल जीत जाते तो इंडिया अलायंस में उनका जो ओहदा होता वो शायद कुछ और ही होता। हमारे साथ है नवभारत के समूह संपादक संजय जी तिवारी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, ये क्या बात है, क्योंकि हम और आप जिस महाराष्ट्र की भूमि में बैठे हैं वहीं से ये अन्ना का आंदोलन उभरा, जिससे एक युवा चेहरा देश के सामने आया, एक अच्छा विकल्प के तौर पर वो सामने आया। और अब ये पूरा सफ़र मैं जानना चाहती हूँ आपसे। प्रतिभा जी, आपने एकदम सही मुद्दे को छुआ है कि 13 साल पहले का केजरीवाल और 13 साल बाद का केजरीवाल, यदि आप उन दो तस्वीरों को देखें, 13 साल पहले अन्ना हजारे के पीछे खड़ा हुआ एक ऐसा व्यक्ति जो अन्ना को महात्मा गांधी बनाने पर तुला था जी, लेकिन खुद अमिताभ बच्चन के रूप में एंग्री यंग मैन की भूमिका निभा रहा था। 13 साल पहले केजरीवाल जिस भूमिका में समाज के सामने खड़े हुए थे, उस भूमिका के उत्तरदायित्व को, उस भूमिका के कर्तव्य को जब जनता ने निर्वहन के लिए उनको जिम्मेदारी सौंपी, तो राजनीति में जितने रोग होते हैं जी, वो तमाम रोग उस आम आदमी को लग गए। और उस आम आदमी ने जैसे जैसे राजनीति में समय बीतता चला गया, तो वो आम आदमी खास आदमी के रूप में परिवर्तित हो गया। राजनीति में जितनी भी बुराइयां हैं, मैं तो कहूँगा कि जितनी नहीं भी हैं, वो सब बुराइयां उस व्यक्ति के आचरण में आ गई। और ऐसे समय जब जनता भरोसा करती है, तो जनता दिल खोलकर भरोसा करती है, और जनता जब दिल से उतारती है तो जनता उसी तरह उतारती है जैसे आज आम आदमी पार्टी के आंकड़े, सीटों के आंकड़े आज दिल्ली विधानसभा में आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल। और जिस अन्ना आंदोलन की हम बात कर रहे थे, उसके पीछे भी वैसे देखा जाए तो अन्ना बाद में जुड़े, केजरीवाल पहले थे, क्योंकि जन आंदोलन एक खड़ा किया था जन लोकपाल बिल के लिए, और इस विधायक को लाने के लिए वो एक सिग्नेचर कैंपेन चलाना चाहते थे। सर, दिल्ली के सारे पत्रकार बताते हैं कि सिग्नेचर कैंपेन में चला रहा हूँ, आपका सपोर्ट चाहिए करके सारे मीडिया हाउसेस में गए। उन्होंने बोला कि इससे कुछ नहीं होगा, एक बड़ा आंदोलन खड़ा करोगे तब जाकर कुछ असर दिखाई देगा। फिर वो गए अन्ना के पास, और अन्ना को इस पूरे आंदोलन का सात्विक चेहरा बोलकर उन्होंने सामने लाया। मैंने आपको वही बताया कि इस पूरी रामलीला में, जो रामलीला मैदान में 2010 के दशक में, 2020 के शुरुआती दशक में जो रामलीला भारत में चली, रादर मैं कहूँ कि जो रामलीला कांग्रेस राज को ख़त्म करने के लिए चलाई गई, उसका उद्देश्य सही था, गलत था, क्या था मुझे तो नहीं पता, लेकिन उस रामलीला के जनक कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल थे जी। और जिस इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मुद्दे से उन्होंने वो लड़ाई शुरू की, वही लड़ाई को दिल्ली अगेंस्ट करप्शन में बीजेपी ने ढालकर आज न केवल उनके शीश महल उनसे छीन लिया, बल्कि उनको इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो आगे आम आदमी पार्टी को किस तरह संभाल पाएंगे जी। आज सबसे ज़्यादा केजरीवाल जी के हार के बाद, आम आदमी पार्टी की हार के बाद,
लोगों में कहीं भी ये दुख या अवसाद नहीं है कि हमने एक ईमानदार चेहरे को हरा दिया। मैं तो ये कहूँगा कि जब पिछले दिनों जेल से छूट कर आने के बाद अरविंद भाई जब बोले, अरविंद केजरीवाल जी जब बोले कि मैं ईमानदार हूँ या बेईमान हूँ, ये दिल्ली की जनता चुनाव में तय करेगी और दिल्ली के चुनाव का परिणाम ही ये दिखाएगा कि मैं ईमानदार हूँ। तो यदि मैं उनके शब्दों को लूँ तो क्या आज अरविंद केजरीवाल जी ये कहेंगे कि दिल्ली की जनता ने उनके ईमानदारी का जो तमगा था वो छीन लिया है, या बीजेपी जो साबित करना चाहती थी कि वो ईमानदार नहीं है और दिल्ली अगेंस्ट करप्शन की लड़ाई जो बीजेपी लड़ रही थी वो छवि उनकी हो गई थी, इसीलिए जनता ने उनको घर पर भेज दिया है। जी बिल्कुल, एक तरह से आप सही कहा, क्योंकि देखिए अन्ना का आज की जो प्रतिक्रिया थी, अन्ना शुरू में तो रोए, कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि ये मेरा मानस पुत्र था, एक ज़माने में मानस पुत्र उन्होंने माना था। फिर अन्ना ने कहा कि मैंने अरविंद के जब मैं साथ गया तो साफ स्पष्ट बोल दिया था कि हमको राजनीतिक पार्टी नहीं निकालनी है, हमको सिर्फ समाज सेवा पर ध्यान देना है। आज जब केजरीवाल हारे तो अन्ना रोए भी, लेकिन अन्ना ने फिर ये कहा कि सत्ता, पैसा और शराब, इन तीनों चीज़ों कर अगर अरविंद केजरीवाल हटा दे, दूर कर दे, तो फिर मैं उनके साथ हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि महाकुंभ चल रहा है, गंगा जी में बहुत पानी बह गया है। अन्ना के आंसू आज जो बहे हैं, मुझे पता नहीं उनके मन में क्या है, क्योंकि मैं कोई ज्योतिषी हूँ नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आज अन्ना के आंखों में खुशी के आंसू रहे होंगे। इसका मतलब वो केजरीवाल की हार से खुश हैं या केजरीवाल हार गए इसके लिए खुश है, ये तो उनका दिल जानता है जी। लेकिन मैं ये निश्चित रूप से जानता हूं कि जिन आंदोलनों की बुनियाद कृत्रिमता के आधार पर बनती है, जिसकी लड़ाई में जो आंदोलन नेक नियति से शुरू नहीं होते, उसका हश्र कहीं ना कहीं इसी तरह से होता है। अन्ना हजारे जी की निष्ठा, उनकी समाज के प्रति जितनी भी संवेदनाएं हैं, इस पर कोई सवाल नहीं खड़े किया जा सकता है। लेकिन अन्ना हजारे जी जब तक महाराष्ट्र में जन आंदोलनों को लेकर, महाराष्ट्र के मुद्दों को लेकर, समाज के सामने होने वाली चुनौतियों को लेकर जब तक रालेगंज सिद्धि में वो आंदोलन करते रहे, तब तक अन्ना जी के आंदोलनों के सकारात्मक परिणाम भी मिलते रहे जी। जैसी कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई महापुरुष दिल्ली पहुंच जाता है, महाराष्ट्र तो सबसे ज़्यादा जानता है कि दिल्ली पहुंचने वाला कितना भी बड़ा साधु हो, वो वहाँ की दिल्ली की जो आबो हवा है, जो उसकी सल्तनत के जो तमाम बुराइयां हैं, या दिल्ली की सल्तनत या दिल्ली का सुल्तान जिस तरह से चीज़ों को हैंडल करता है, वो उसकी हवा उसके अंदर लग ही जाती है। अन्ना हजारे जी ने जिस तरह से वो आंदोलन ख़त्म किया, रामलीला मैदान में जो आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ चल रहा था, और उस आंदोलन को ख़त्म करने के बाद अन्ना हजारे जी को छोड़कर बाकी सब प्लेयर्स ने उस आंदोलन का कोई ना कोई उसको फल मिला जी। वो कोई उपराज्यपाल बन गया, कोई राज्यपाल बन गया, कोई राज्यसभा सदस्य बन गया, कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया, कोई ऐसे तमाम लोगों को उस रामलीला का फल मिला। सिर्फ एक अन्ना जी को ही नहीं मिला, वो वापस रालेगंज सिद्धि आ गए। मुझे लगता है अन्ना हजारे जी को उस पूरे आंदोलन के बाद मैं ऐसा कहूँगा कि उनका जो सामाजिक कार्यों का एक बढ़ता हुआ ग्राफ था, वो उसके बाद से एक लेवल पर आके अटक गया। मुझे ऐसा लगता कि बहुत समय बाद उनको ये आभास हुआ कि जिन लोगों के लिए वो हिमालय जैसे खड़े थे और अपनी जान देने पर उतारू थे, क्या वो लोग सचमुच सही थे या नहीं थे। एक अच्छे गुरु को इस बात
का दुख भी होता है, आभास भी होता है, पीड़ा भी होती है कि क्या सत्ता, शराब, इन सब चीज़ों से, राजनीतिक दलों से, राजनीतिक उद्देश्य से हमको दूर रखना था, रहना था, और हमारे सभी जो शिष्य हैं वो उसी दलदल में जाकर गिर गए, और न केवल गिर गए, घिर गए, जेल गए। जिस पूरी कांग्रेस को अन्ना और इंडिया अगेंस्ट करप्शन की टीम जेल भेजना चाहती थी, उनमें से एक भी व्यक्ति जेल नहीं गया जी। जितने भी लोगों को अरविंद केजरीवाल चुन चुन कर जेल भेजने वाले थे, उनमें से एक भी नहीं गया। खुद अरविंद तिहाड़ चले गए। अरविंद के साथ साथ उनकी टीम के मैक्सिमम स्टार साथी सब जेल चले गए। और अब जब तिहाड़ से वो वापस आए थे, मैं फिर कहता हूं कि उन पर लगे हुए आरोप सही है, गलत है, ये तो काम अदालत तय करेगी कि क्या शराब में कोई घोटाला हुआ, नहीं हुआ, क्या मनीष ने जो स्कूलें बनाई, जो शिक्षा में क्रांति की, वो सही था, नहीं था, क्या मोहल्ला क्लिनिक में उपचार हुए, नहीं हुए, क्या झाड़ू ने वहाँ सफाई की, नहीं की, क्या रेवड़ियाँ जो बांटी उसका लाभ लोगों को मिला या नहीं मिला। लेकिन भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनमत, जनादेश ये सर्वोपरि रहा है। और आज का जनादेश ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2012 में कांग्रेस को हटाने के लिए अरविंद केजरीवाल का सहयोग लिया, और 2025 में कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को हटाने के लिए दिल खोलकर भाजपा का सहयोग किया। ये आज के चुनाव का निचोड़ है। बहुत सही कहा आपने। बस मुझे पता है आपके पास समय की तंगी होती है। बात यह है कि अरविंद केजरीवाल एक तरह से कहीं ना कहीं एकाधिकारशाही चला रहे, डिक्टेटरशिप चला रहे, ऐसा समझते हैं। उनके सारे करीबी दोस्त उनसे हट गए कि जो अगर राजनीति में होते, उनके साथ में खड़े होते, तो शायद चित्र कुछ और होता। और सही मायने में अरविंद जी उनको अगर एक टीम की तरह चलाते, नंबर 1। नंबर 2, अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं ममता दीदी के ओहदे पे खड़े होना चाहते थे और इंडिया अलायंस को एक नई दिशा भी देना चाहते थे आगे चलकर, और एक विकल्प के तौर पर वो आना चाहते थे। ये दोनों के बारे में आपकी राय बताएं। मैं एक्चुअल इसको बहुत सहज शब्दों में अपने श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि हिंदी में एक शब्द है कूप मंडूक, जिससे हम कहते हैं कि कुएं का एक मेंढक होता है, उसको लगता है कि वही पूरी दुनिया है, और उस दुनिया से वो थोड़ा उछलता है, ऊपर आता है, तब उसको लगता है कि अच्छा मैं इस दुनिया से बाहर जा सकता हूं। वो दुनिया से बाहर नहीं जाता। एक सामाजिक संगठन, एक गैर राजनीतिक संगठन चलाने वाला व्यक्ति अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में कुछ समय तक उत्तीर्ण हुआ, तब तक जब तक जनता को लगता रहा। और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में 2014 के बाद भी, जब हिंदुत्व का संक्रमण काल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उगम के बाद शुरू हुआ, तब तक जब तक कांग्रेस बहुत खराब अवस्था में आ गई थी और कांग्रेस की जो शून्यता थी उसको भरने के रूप में अरविंद केजरीवाल को लोग देखने लगे थे। जी, आपने जो पूछा कि क्या अरविंद के सहयोगी जितने थे, तो मैं आपको बताऊं कि जिस कक्ष में हम लोग बैठे हुए हैं और जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं, इसी कुर्सी पर अरविंद के अपने बहुत करीब के साथी, जो अरविंद के काफ़ी नज़दीकी दोस्तों में थे, ऐसे महान कवि कुमार विश्वास जी यहीं बैठे थे, इसी कक्ष में बैठे थे, इसी कुर्सी में बैठे थे। तो मैंने पिछले दिनों जब नवभारत के कार्यक्रम के लिए आए थे, तो मैंने उनको विनोदवश पूछा था कि कुमार भाई ये बताइए कि जिस विश्वास से आप इनसे जुड़े थे, अरविंद से, तो आज आपको नहीं लगता कि आप उनसे दूर हो गए हैं, तो आप बहुत कुछ चूक गए पाना, चूंकि राज्यसभा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला आपको। तो बोले भाई साहब मुझे कुछ नहीं मिला तो भी मैं खुश हूँ। मैं अरविंद के साथ होता तो मैं आज भी तिहाड़ में उसी के साथ होता। तो मुझे लगता है कि
अगर कोई एक बाल सखा या एक किशोरावस्था का सखा उनका इस तरह से उनसे दूर हो गया, तो राजनीति की बुराइयों ने अरविंद के भीतर कितनी चीजें डाल दी थी। या बाद में यूं कहें कि स्वाति मालीवाल का जो भी किस्सा हुआ, या विभव कुमार विभव ने जो कुछ किया, मैं कोई वो सही है गलत है मैं उसके आकलन में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि राजनीति की तमाम बुराइयां सत्ता के साथ साथ केजरीवाल के जहन में आ गई। साधारण यानी भरपूर गर्मी में मफलर लपेट के चलने वाला आदमी एक इंपोर्टेड जैकेट पहनने लग गया। शराब घोटाले ने उनकी पूरी छवि को खराब कर दिया। कोई साथी ऐसा जो उनके सामने सवाल खड़ा करे, ऐसे सभी साथियों को उन्होंने उस कक्ष से बाहर निकाल दिया। उतनी दूरी बना ली उनसे कि कोई उनकी नजरों में नजर न डाल सके, और ऐसी तमाम आतिशबाजियां उन्होंने की जी जो उनके कहने पर फूटती और उनके ना कहने पर फुसकी हो जाती जी। ऐसी तमाम प्रयोग उन्होंने किए। और मैं आपको बताऊं तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लेकर दिल्ली अगेंस्ट करप्शन, यानी आज जो कुछ हुआ, इस पूरे दौर को मैं एक राजनीतिक प्रयोग मानता हूं। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज एक सामाजिक संगठन का अंत हो गया, आज एक राजनीतिक प्रयोग का अंत हो गया। मैं फिर आपको कह दूं कि राजनीति में एक चुनाव के जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उसका भविष्य ना देखा जाता है ना नापा जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के मामले में इसे निश्चित रूप से कहा जा सकेगा कि इसके परिणामों को अगर आप बहुत गौर से देखें तो इसका हश्र वैसे ही हुआ जैसा इसका उगम हुआ था, वैसे ही इसका पतन हुआ। फिलहाल के जो राजनीतिक आंकड़े हैं कि 48 सीटें बीजेपी जीत रही है या जीत चुकी है और 22 सीटों पर आकर सिमट गए, केजरीवाल जी सिमट गए हैं, तो ये तो वो संख्या है जो दिखाई दे रही है, जो है। लेकिन आज की असली संख्या ये है कि 46% के करीब बीजेपी को वोट मिला है और 44% वोट आम आदमी पार्टी को मिला है। लेकिन सबसे बड़ी जो उपलब्धि है आज के चुनाव की, वो है कांग्रेस पार्टी की। पिछले चुनाव में 4% के वोट बैंक पर सिमट जाने वाली कांग्रेस पार्टी करीब 7% वोट लेकर आज मुझे ऐसा लगता है कि आज बहुत खुश होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 2% वोटों से ये फजीयत हो गई जी, और कांग्रेस पार्टी को 6.5% 7% वोट मिल रहा है, जिसको लेकर उसको भले एक भी सीट मिली नहीं हो, लेकिन उसने जो आज वोट बैंक हासिल किया, तो मैं जो अपना तर्क दे रहा था कि एक सामाजिक संगठन का अंत हो गया और शायद इस हार से आम आदमी पार्टी की जो पतन का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये हार सिर्फ दिल्ली के चुनाव की हार नहीं है, ये हार उस विचारधारा की हार है जिस विचारधारा को लेकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन शुरू हुआ और दिल्ली अगेंस्ट करप्शन पर आकर वो खत्म हुआ। बिल्कुल सही कहा कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन दिल्ली अगेंस्ट करप्शन पर आकर सिमट गया है, खत्म हो गया है। आगे क्या होगा? एक गाना तो आपने सुना होगा कि अपनी तो ऐसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली। क्या होने वाला है अरविंद केजरीवाल का आगे चल के, वो तो देखने वाली बात होगी। इस तरह के विश्लेषण के साथ हम आपके साथ सामने आगे आने वाले हैं। आपकी क्या राय है? आप क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं? क्योंकि अगले चुनाव में क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो यहाँ तक कहते थे कि मैं एक स्वतंत्र देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता हूँ, यानी सपने बड़े लंबे थे। उनकी जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा थी कहीं ना कहीं उनको इतना अंधा कर गई कि
जो एक विकल्प लग रहा था। मैं खुद सर गई थी बेंगलोर का चुनाव कवर करने, कर्नाटक का चुनाव कवर करने, और आम आदमी पार्टी का वहाँ पे जो चुनाव जिस तरह से दिल्ली ने जीता, उसके बाद में उन्होंने बेंगलोर पीपल्स एक्शन कमेटी बीपैक की शुरुआत की थी और बड़े बड़े अच्छे लोग थे उसमें, यानी एक विकल्प राजनीति में मिल सकता था। मैं तो ये कहता हूँ कि अरविंद चाहते और राजनीति में नहीं आते तो अरविंद एक बहुत बड़े क्रांतिकारी होते, लेकिन ये राजनीति विलासिता की वो यानी वस्तु है जिससे कोई नहीं बच पाया। वो अरविंद यानी जैकेट से लेकर तो अरविंद के शीश महल तक कोई नहीं बच पाया। और मैं कहता हूँ कि जब आपकी बुनियाद में आपकी अपनी विचारधारा मजबूत नहीं है और आप 2012 में यदि किसी एक बड़ी राजनीतिक पार्टी या बड़े राजनीतिक सामाजिक संगठन के बहुरूपीय के रूप में अगर आपने काम किया या कठपुतली के रूप में काम किया, तो जिस कठपुतली के रूप में काम किया आपने आज और जिसको नुकसान पहुंचाया, आज उसने कठपुतली बनकर आपको पुतले में स्थापित कर दिया। ये इस आज के चुनाव का सार है। मुझे लगता है कि बिल्कुल आप बेहतर इसको असेस कर पाएंगे। बिल्कुल सर ने जो कहा उसी तरह से ये है कि एक पुतले के तौर पर हो सकता है उनके आने वाला समय बीते। आपकी राय बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स जो है वो ज़रूर डालिएगा। हम आपसे मिलते रहेंगे। फिलहाल मैं संजय तिवारी सर के साथ आपसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।